आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कॉपी में एक हेडिंग डाल दीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन और ब्रैकेट में इसी को हम लिख दीजिए, हम लोग SHM कहते हैं शॉर्ट में, SHM, है ना। चलिए, तो सबसे पहले ऐसा किया जाए, समझा जाए कि कैसा मोशन होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन और एक फिर ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीनों समझते हैं। पहले पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? तो ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे रिपीट हो रहा हो बार बार, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक है ये मोशन। जैसे पेंडुलम एक फिक्स टाइम पीरियड पे अपना मोशन रिपीट करता है, जाके आया, फिर उतना ही देर में जाके आता है, फिर उतनी देर में जाएगा, तो फिक्स टाइम पीरियड में रिपीट हो रहा है। या ऐसे बोले सन का अर्थ का सन के अराउंड घूमना, वो भी पीरियोडिक है ना। जितनी देर में एक चक्कर लगा के आता है, फिर अगली बार उतनी देर में एक चक्कर लगाता है ना। तो एक फिक्स टाइम पीरियड पे मोशन रिपीट हो तो बोलते हैं ये पीरियोडिक मोशन है। एक होता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो, जिस रास्ते जाए उसी रास्ते लौटे। जैसे पेंडुलम वाला मोशन था ना, पेंडुलम को ऐसे करके छोड़ दें तो जाएगा जिस रास्ते उसी रास्ते वापस आएगा, टू एंड फ्रो, फिर जाएगा, फिर आगे, फिर जाएगा, फिर आएगा, है ना। सन के अराउंड अर्थ का घूमना पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों? अर्थ ऐसे चक्कर लगा के आई, एक चक्कर लगा के आई, तो फिर उल्टा नहीं जाएगी कभी, है ना। तो टू एंड फ्रो नहीं होगा, वो हमेशा उसी सेंस में जाएगी। नहीं, एक चक्कर लगा के आएगी तो फिर आगे जाएगी, फिर आगे, तो ऐसा नहीं कि जाके लौटे। तो इसलिए ये ऑसिलेटरी नहीं है। पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। पेंडुलम वाला पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है ना। और एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी एक तरह का ऑसिलेशन है ना। तो पहले जनरल ऑसिलेशंस जो होते हैं उनमें फोर्सेस किस तरह के काम कर रहे होते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है यहाँ पर, है ना, और ये x=0 के अबाउट इसको ऑसिलेट करना है। तो एक बार इमेजिन किया जाए, सोचा जाए इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो किस तरह के होंगे, है ना। फोर्स का फंक्शन क्या होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कहे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। तो मान लेते हैं ऐसा है, x क्या है कि यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये इस तरह का कुछ फोर्स लग रहा हो अगर, तो देखते हैं क्या होगा। मान लो यहां से x आगे आया, है ना, तो उसमें फोर्स लग गया kx। तो मतलब ये अगर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में आए हैं, तो फोर्स भी पॉजिटिव हो गया, k इंटू एक्स। k तो पॉजिटिव है ही, तो फोर्स इधर लग गया। तो जिधर मान लो इधर डिस्प्लेस करके छोड़े, पॉजिटिव x में ले जाके इसको छोड़े, तो फोर्स भी पॉजिटिव ही लगने लगा, तो और भाग जाएगा। ये तो ऑसिलेट नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। इस तरह का अगर फोर्स लगेगा तो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा दूर, नहीं। तो ये तो हो गया कि फोर्स इस तरह का हो kx⁴1, नहीं। दूसरा देखते हैं। मान लीजिए फोर्स लग रहा है कि -kx⁴1, अगर ऐसा लग रहा हो तो देखो क्या होगा। फोर्स अगर ऐसा है तो अगर x आगे ले गए, x पॉजिटिव x में आगे गए, x तो पॉजिटिव है लेकिन -k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब ये फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स नेगेटिव होने का क्या मतलब? पीछे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर इसको आगे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो फोर्स पीछे की तरफ लगे तो मतलब यहां से छोड़े तो वापस जाएगा। इस तरह से वापस आते समय वेलोसिटी गेन कर लेगा यहां तक और आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा x नेगेटिव हुआ, पीछे गए, x नेगेटिव, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये -1 इंटू नेगेटिव क्वांटिटी, फोर्स इधर लगने लगेगा पॉजिटिव, तो फिर वहां से फिर लौट आएगा। तो ये ऑसिलेट करेगा, जाएगा, लौटेगा, बार बार ऐसे ऐसे करेगा। और लेते हैं कोई एग्जांपल। मान लीजिए f इस तरह का हो, मान लीजिए kx², तो देखते हैं क्या होगा। तो इसमें भी वही दिक्कत है, आगे करके अगर छोड़ेंगे, x पॉजिटिव करके छोड़ दिए, तो x तो पॉजिटिव है ही, x² पॉजिटिव ही है, k तो पॉजिटिव है ही, फोर्स हो गया पॉजिटिव इधर की तरफ, तो भाग जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। तो इसमें ऑसिलेट नहीं किया था, इसमें ऑसिलेट किया था, इसमें ऑसिलेट नहीं किया। आगे देखते हैं। मान लीजिए -kx² हो, इस तरह का फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा हो अगर, तो देखो क्या होगा। अगर पॉजिटिव साइड में ले गए
x पॉजिटिव है तो फोर्स हो गया नेगेटिव माइनस के इंटू पॉजिटिव, तो मतलब फोर्स नेगेटिव पीछे की तरफ इसको खींचेगा, वापस आएगा। सही बात है। वापस आते समय यहां वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और आगे बढ़ेगा, और आगे जब बढ़ेगा इधर जाएगा तो x हुआ नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर तो फिर भी पॉजिटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, इंटू माइनस के तो फोर्स नेगेटिव आया। मतलब जब ये इधर जाएगा तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा होगा, तो फिर वापस क्या, इधर एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, फोर्स भी उधर ही है तो भाग जाएगा, है ना। तो इस केस में भी इसका मतलब ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा, इधर जाके तो वापस आया लेकिन इधर जैसे गया उधर भाग गया, तो ऑसिलेट तो नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी ऑसिलेशन नहीं होगा। फिर फोर्स लें इज इक्वल टू के एक्स क्यूब मान लीजिए, तो अब आप समझ रहे होंगे ऑसिलेशन नहीं होगा, ये तो x पॉजिटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव भाग जाएगा। और अगर लें, अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं, इसमें हो जाएगा ऑसिलेशन इस तरह के फोर्स में। क्यों? x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, और x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। देखो x अगर नेगेटिव हो तो क्यूब नेगेटिव है और -1 से मल्टीप्लाई भी किया गया, तो x नेगेटिव तो माइनस और माइनस प्लस फोर्स पॉजिटिव। तो हम यही तो चाहते हैं कि पॉजिटिव साइड में जाए तो फोर्स नेगेटिव लगे और नेगेटिव साइड में जाए तो फोर्स पॉजिटिव लगे, तो इसमें ऑसिलेशन हो जाएगा। तो अगर ये सब चीज को जनरलाइज करना चाहें कि किस तरह का फोर्स बॉडी पे लग रहा होगा कि बॉडी ऑसिलेट करे, तो फोर्स लगना चाहिए, देखो जनरलाइज करके अगर बोलें तो पहले तो पावर में ऑड होना चाहिए। देखो यहां पर है और यहां पर है, पावर में ऑड होना चाहिए, और यहां माइनस ऑफ सम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू x के पावर 2n+1, 2n+1 इज ऑड नंबर ना। तो इस तरह का अगर फोर्स लग रहा होगा तभी बॉडी ऑसिलेट करेगी, है ना। तो एक बात तो ये हो गई, ऑसिलेशन होने के लिए फोर्स इस तरह का होना चाहिए, वेयर x क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां से मीन पोजीशन से, अभी तो ओरिजिन ले रहे हैं ना, मीन पोजीशन, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना आगे या कितना पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट है ये, और माइनस के इंटू एक्स के पावर ऑड होना चाहिए। इस तरह का अगर फोर्स होगा तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहे कि ये जो फोर्सेस का बहुत सारे फोर्सेस हो गए, तो एक्स की पावर कुछ भी करते जाओ, ऑड नंबर 1 है, 3 है, 7 है, 5 है, बहुत कुछ है ना। तो कहें कि इनमें से सिंपलेस्ट कौन सा फोर्स है, इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है ना। फोर्स जब कभी भी इस फॉर्म का होगा तो ऑसिलेशन होगा। इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, दैट इज F इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स की पावर ऑड लिखना 1 लिख दिए, नहीं, ये इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह का जब भी फोर्स होगा तो ये बॉडी ऑसिलेट कर रहा होगा, और जो उसका ऑसिलेशन में एक्स वेरी कर रहा होगा, एक्स के वेरिएशन का अगर फंक्शन लिखा जाए टाइम के साथ, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है कि उसको साइन कॉस के फॉर्म में, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के सारे ऑसिलेशंस को कहते हैं ये हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रहे हैं, या ऐसे और बोले तो हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना। तो हार्मोनिक जो टर्म है वो किस लिए है कि जब कभी भी की फंक्शंस को साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो बोलते हैं ये हार्मोनिक फंक्शंस हैं। वो साइन कॉस के फंक्शंस बड़े अच्छे से ना ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, एक अच्छा सा पैटर्न बनता है। तो जब कभी भी किसी फंक्शन को साइन कॉस के इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा जा सके तो बोलते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये इस तरह के सारे फंक्शन फोर्सेस जो होते हैं ना, इस तरह के सारे जो ऑसिलेशंस होते हैं उसमें x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाए, या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाए, या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाए, तो वो सब इस तरह साइन कॉस के कुछ फंक्शंस में आ जाता है। तो बोलते हैं ये सब हार्मोनिक फंक्शंस हैं। अच्छा, और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए इस केस में जो ऑसिलेशन हो रहा होता है, जब फोर्स ऐसा होता है, उस केस में जो ऑसिलेशन होता है उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशंस में ये सिंपलेस्ट है, इसलिए बोलते हैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर क्या है वो एक तरह का ऑसिलेशन है। और कैसा ऑसिलेशन? ऐसा ऑसिलेशन जिसमें कि जो फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे वो कुछ इस तरह का होगा, माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। और इसी को एक स्टेप और आगे लिखें तो हम कहें कि एक्सेलरेशन कैसा होगा। एक्सेलरेशन विल बी वो भी फोर्स अपॉन मास लिखेंगे ना, तो माइनस ऑफ के अपॉन मास इंटू एक्स लिखेंगे। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको भी डेल्टा एक्स लिख देने। चलो ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मीन पोजीशन से कितना आगे या पीछे गए, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ऐसे ऑसिलेशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ बातें लिख दिया जाए। पहले तो शुरू से लिख दीजिए, पीरियोडिक मोशन लिखिए पहले कि क्या किसको कहते हैं, है ना। ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये सब पीरियोडिक मोशंस हैं। और दूसरा एक लिख दीजिए ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, मोशन विच इज टू एंड फ्रो, है ना, जाना और उसी रास्ते लौटना, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख दीजिए मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, है ना, वो ऑसिलेटरी होता है। और अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में लिखिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, लिख रहे हैं हम लोग, लिखिए जरा। ए मोशन दैट इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी, मतलब पीरियोडिक भी हो ऑसिलेटरी भी हो, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन। और ये फॉर्मूला भी साथ में लिख दीजिए, मतलब ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए डेल्टा एक्स के। हाँ, माइनस भी होना चाहिए, मतलब उल्टा नहीं कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है तो उसका एक्सेलरेशन मतलब फोर्स नेगेटिव साइड में होना चाहिए, तब ना वापस आएगा। तो माइनस ऑफ डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये तीन बातें होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। किसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहेंगे जब ये तीन चीजें हो रही हो। क्या, पीरियोडिक होना चाहिए वो मोशन, ऑसिलेटरी होना चाहिए, और एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, है ना। तो चलिए, ये तो बात हुई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। और अब आगे बात करने जा रहे हैं कि कोई बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका ये एक्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा टाइम के फंक्शन में कैसे लिखेंगे, एक्स एज ए फंक्शन, डेल्टा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे। तो अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एन एसएचएम, ऐसे लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एन एसएचएम, है ना। ये हेडिंग हो गया। इसके अंदर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइम के फंक्शन में कैसे एक्स को लिखा जाए। चलिए देखिए, अच्छा एक तरीका तो ये है ही कि अगर एक्सेलरेशन आपको पता है कैसे वेरी कर रहा है, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मान लीजिए कुछ कांस्टेंट होगा यहाँ पे, इंटू एक्स ऐसा होगा। ये डेल्टा एक्स को ही एक्स लिख दे रहे हैं फिलहाल। मान लीजिए कि ऐसा कुछ है एक्सेलरेशन, है ना, ये कोई कांस्टेंट होगा, है ना, फोर्स अपॉन मास करके आया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको dv बाई dt लिख दें अगर, तो उससे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम और ये एक्स वी टी एक्स तीनों आ गए इक्वेशन में, तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको क्या लिखना चाहिए हमें फिर, वी डी वी बाई डी एक्स। अभी इसको लिखिएगा मत, है ना, ये ऐसे किया नहीं जाएगा हम बता रहे हैं कि एक तरीका ये भी हो सकता था। माइनस के इंटू एक्स लिख देते, डी एक्स को इधर ले जाते, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आता, है ना। लेकिन फिर यहाँ वी स्क्वायर आता, तो फिर इधर भी अंडर रूट वगैरह कुछ करना पड़ता, है ना, लिमिट पुट करने के बाद कुछ लिमिट भी तो होता ना इंटीग्रेशन का, तो फाइनल माइनस इनिशियल कुछ आता ये, और फिर उसके बाद अंडर रूट में आता कुछ। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो फिर v को dx बाई dt लिखा जाएगा। तो यहाँ हो गया, हो जाता dx बाई dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अंडर रूट ऑफ x का कोई फंक्शन, फिर dx अपॉन ये अंडर रूट वाला क्वांटिटी नीचे आता, dt वाला क्वांटिटी इधर जाता, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते, फाइनल कुछ आंसर आता, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता। लेकिन ये बहुत लेंथी तरीका भी है और इस तरह से करना भी नहीं है हम लोग को, है ना। इक्वेशन लिखने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो तरीका सीखा जाए, है ना। वो सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले एक दूसरा सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल पे चल रहा हो, है ना, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो। उसको तो एसएचएम नहीं कह सकते ना, एसएचएम तो सीधा टू एंड फ्रो होता है।
यूसीएम ऐसे से घूम रहा है ना। पहले वहां से शुरू करते हैं बात, डिस्कशन वहां से शुरू कर रहे हैं। ये कोई पार्टिकल है जो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां से है इधर घूमना शुरू किया, ऐसे से घूमना शुरू किया, है ना। और हम लोग इसी को लेके आगे अपना इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, एसएचएम का इक्वेशन। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ऐसे से घूम रहा है, इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा और सर्कल का कुछ रेडियस होगा, है ना, ऐसे चल रहा है। तो कोई बोले कि इसका मोशन पीरियोडिक है कि नहीं, तो पीरियोडिक है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। मान लो यूसीएम कर रहा है ना ये, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो हर बार 2π/ω इतने टाइम में एक चक्कर लगाता है, पीरियोडिक है। तो दूसरा ऑसिलेटरी है कि नहीं, तो ऑसिलेटरी नहीं है, जाएगा वापस तो कभी आएगा नहीं, वो ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, तो ऑसिलेटरी नहीं है, पीरियोडिक है, तो ये एसएचएम नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, चलो आगे सोचते हैं। मान लीजिए यहीं से चलना शुरू किया, टी टाइम में कितना एंगल कवर कर लेगा, ये थीटा, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो ओमेगा इंटू टी टाइम में इतना एंगल कवर करेगा, सही है। कोई कहे कि इस समय इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा टी टाइम पर, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या कर रहे हैं, यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये आर है, तो ये हो गया आर साइन ओमेगा टी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन ओमेगा टी, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन ओमेगा टी, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये चीज आर कॉस ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम इसका एक्स एक्सिस पर जो परछाई है, प्रोजेक्शन, उसको देख रहे हैं। इसको यहां से एक एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, है ना, तो ये जो पॉइंट है ये इसका एक्स एक्सिस पर परछाई है। एक बार सोचो, ऊपर से लाइट हो, ऊपर से लाइट शाइन की जाए, तो जब ये यहां पर था तो इसका एक्स एक्सिस पर परछाई यहां पड़ रहा था, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसका जो शैडो है वो भी आगे बढ़ रहा होगा, है ना। जब ये यहां पहुंचा होगा तो इसका शैडो यहां पहुंचा होगा, परछाई, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है तो प्रोजेक्शन भी आगे जा रहा है। तो सोचो जब ये और आगे बढ़ेगा तो यहां से प्रोजेक्शन और आगे बढ़ेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो परछाई यहीं आ जाएगी, प्रोजेक्शन यहां तक पहुंच गया। तो जब ये यहां से यहां गया तो इसका प्रोजेक्शन यहां से यहां तक आ गया, है ना। आगे क्या होगा, जब ये लौटेगा यहां से इधर जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ना, तो जब सर्कल वाला पार्टिकल इधर जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर यहां पहुंचा, मान लो इधर से लाइट, तो प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा, परछाई नहीं, फिर और आगे जाएगा तो प्रोजेक्शन भी लौटेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा, फिर और आगे जाएगा तो प्रोजेक्शन और इधर जाएगा, इधर आया तो प्रोजेक्शन यहां तक आ गया, फिर यहां से आगे बढ़ा तो प्रोजेक्शन यहां से लौटा, यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पर आ गया। तो जब ये एक चक्कर लगा के वापस यहां पहुंचेगा तो इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो यहां से चल के इधर गया और वापस यहां आ गया। जब ये एक चक्कर ऐसे लगाया तो प्रोजेक्शन ऐसे जाके ऐसे आ गया, है ना। तो इसका जो ये ऐसे से घूमते जा रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा ऐसे 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 चल रहा है प्रोजेक्शन। जितनी देर में ये एक चक्कर लगाएगा प्रोजेक्शन भी एक साइकिल उतनी देर में ही करेगा। तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन पीरियोडिक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में रिपीट हो रहा है। कितने टाइम पीरियड में, 2π/ω, है कि नहीं। ऑल्सो मोशन, ये जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन पीरियोडिक है। अब सोचते हैं ऑसिलेटरी है कि नहीं, टू एंड फ्रो है कि नहीं, टू एंड फ्रो भी है ना, जा रहा है लौट रहा है, फिर जा रहा है फिर लौट रहा है, फिर जा रहा है फिर लौट रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी भी है। तो कोई मोशन को एसएचएम तब कहा जाएगा जब तीन बातें हो, उसका मोशन पीरियोडिक भी होना चाहिए, ऑसिलेटरी भी होना चाहिए, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स या माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्शन है, इसका परछाई है, इसका जो मोशन है पीरियोडिक हो गया, ऑसिलेटरी हो गया। अब तीसरी बात सोचने जा रहे हैं कि क्या उसका एक्सेलरेशन कितना है, क्या वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसका मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका जो परछाई है टी टाइम पर यहां पहुंचा, मतलब उसका मीन पोजीशन से कितना आगे है वो, x इज इक्वल टू कितना, ये चीज ना, यही तो इसका x है। तो अगर इस पॉइंट का नाम है P, तो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन वाले पॉइंट का नाम P रख रहे हैं, तो
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, r sin ओमेगा t, है ना। उसका टाइम के फंक्शन में x लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, P पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो r sin ओमेगा t, तो r इंटू कॉस ओमेगा t होगा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ना, तो ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, ओमेगा t और उसका साइन लिया गया है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो एक बार साइन का हुआ कॉस और फिर ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो कितना होगा r इंटू कॉस ओमेगा t इंटू ओमेगा, चेन रूल। और इसको ओमेगा को भी हम r के साथ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया r ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये तो हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, P पॉइंट का, प्रोजेक्शन का। P पॉइंट मतलब जो प्रोजेक्शन है उसका एक्सेलरेशन अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर, फिर से क्या हुआ, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस और फिर एक ओमेगा भी आएगा, r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ये हो गया प्रोजेक्शन जो पॉइंट है P, उसका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑल्सो फिर इसको यूज करने जा रहे हैं, देखो यहां है r साइन ओमेगा t इज x, तो r साइन ओमेगा t इसको लिख दिए, माइनस और ओमेगा स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए, r साइन ओमेगा t को xp लिख दिए। तो यहां से देखो क्या मिला, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, यूसीएम कर रहा है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट था ना, सम कांस्टेंट इनटू xp, तो ये तो हो तो गया एक्सेलरेशन ऑफ P इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ xp, ये तो कांस्टेंट है। तो ये भी बात हो गई, तीनों बात हो गई, पीरियोडिक भी है प्रोजेक्शन का मोशन, ऑसिलेशन भी, ऑसिलेटरी भी है, और एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां से कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, उसके माइनस से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है ये SHM कर रहा होगा, है कि नहीं। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि एक यूसीएम करते हुए पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होता है वो SHM कर रहा होता है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम देखो कैसे सोच रहे हैं, कोई कहे यूसीएम करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, तो ये है ना उसका इक्वेशन लिखा हुआ है, टाइम के साथ प्रोजेक्शन वाला पॉइंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये जो P वाला पॉइंट है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ये, नहीं उसका x कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ। अब देखो उल्टा उल्टा देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर यूसीएम करते हुए पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होता है वो SHM कर रहा होता है, तो उल्टा भी होगा। कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो वो किसी न किसी यूसीएम करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, ऐसा बोल सकता है। उल्टा भी तो ट्रू है नहीं, दोनों तरफ से बोले एक बार, कोई भी यूसीएम करता हुआ पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो होगा वो SHM कर रहा होगा, एक बात हुई। दूसरी बात क्या कि अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि किसी न किसी यूसीएम करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन है कि नहीं। और यूसीएम करते हुए किसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक टाइम के साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी करता है, तो इसका मतलब कि कोई भी SHM होगा तो उसका टाइम के साथ वेरिएशन इसी तरह का होगा। सही बात है कि नहीं, किसी न किसी यूसीएम करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको अगर कहा जाए कि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका इक्वेशन का जनरल फॉर्म किस तरह का होना चाहिए, उसका इक्वेशन मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरह का दिखना चाहिए, तो इसी तरह का दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये तो बात हुई कि अभी रुक जाओ, अभी जनरल इक्वेशन हुआ नहीं, इसमें और कुछ बातें हम लोग ऐड करेंगे, अभी रुक जाओ। r sin ओमेगा t इस तरह का होना चाहिए इक्वेशन, किसका, कोई भी SHM करते हुए पार्टिकल का। हाँ, अब लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि मान लो कोई पार्टिकल है वो SHM कर रहा है ना। अब यूसीएम से बाहर आइए, क्योंकि यूसीएम थोड़ी दिया रहेगा, दिया तो SHM है ना, SHM कर रहा है कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रहा है। और मान लीजिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूरी तक जाता है, मान लो कहे कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम A दूरी तक जाता है, कैपिटल A इतना दूरी तक जाता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग कैसे सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि यार ये किसी न किसी सर्कल, किसी न किसी यूसीएम करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन है ये,
और जब क्वेश्चन में बोला है कि यहां से मैक्सिमम ए दूरी तक जा रहा है, कैपिटल ए दूरी तक जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो यूसीएम करने वाला पार्टिकल होगा ना, उसका रेडियस ए होगा। नहीं, तभी ना इसका रेडियस ए होगा, तब ना ये ए दूरी तक जा रहा है। क्वेश्चन में एसएचएम पूछा है, हम उसको रिलेट कर रहे हैं कि कौन सा यूसीएम करने वाला पार्टिकल होगा जिसका ये प्रोजेक्शन होगा, ये सोच रहे हैं। तो जब क्वेश्चन में बता दिया, क्वेश्चन के डेटा में बता दिया कि ये कितना दूर तक जाके आ रहा है, ए दूरी तक, तो हम समझ जाएंगे कि जो रेडियस होना चाहिए सर्कल का, यूसीएम वाले पार्टिकल के सर्कल का जो रेडियस होना चाहिए वो ए होना चाहिए। अच्छा, एसएचएम में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूरी तक जाता है उसको कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है, ये नाम है, इसको याद करना है ना। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना दूर तक पार्टिकल जाता है उसको कहते हैं ये उसके मोशन का एम्पलीट्यूड है। तो एसएचएम वाले पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है वही यूसीएम वाले पार्टिकल का रेडियस होता है, इसका मतलब है कि नहीं। तो यहां पर जो आर लिखे वहां पर ए लिख देंगे अब से हम लोग, मतलब ऐसे लिखा जाएगा। अगर एसएचएम की बात हो रही है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो यहां लिखा जाएगा आर की जगह पे इंटू साइन ओमेगा टी, है ना। और क्या बचा? ओमेगा क्या है, उसके लिए कुछ डेटा दिया रहेगा, कितनी देर में एक चक्कर लगा के आया, ऐसा मान लीजिए कुछ बताया हुआ है कि जो एसएचएम कर रहा है ना वो इतनी देर में 2 सेकंड 10 सेकंड या जो भी है उतनी देर में एक चक्कर लगा के आता है। तो हम क्या सोचेंगे कि यार ये जो यूसीएम कर रहा था इसका ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जो चीज था ना, वो यहां लिखा हुआ है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता करें? तो बोला है कि ये एसएचएम वाले के लिए क्वेश्चन में बोला है कि ये इतने देर में एक टाइम पीरियड है इसका, इतनी देर में एक चक्कर लगा के वापस आता है। तो इसका जितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उतना ही तो इसका भी टाइम पीरियड होना चाहिए घूमने का, मतलब वही टाइम जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट शुड बी इक्वल टू इसका 2 पाई ओमेगा, है ना। मान लो दिया है टाइम पीरियड है इसका 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, है ना। तो यहां से ओमेगा मिल गया, और ओमेगा जितना मिला यहां पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो ये एसएचएम वाले पार्टिकल का इक्वेशन हो गया। मान लो टाइम पीरियड दिया कैपिटल टी, तो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी इज 2 पाई ओमेगा, तो ओमेगा आ गया ना 2 पाई कैपिटल टी, है कि नहीं। यहां पुट कर देंगे ओमेगा की जगह, तो ये हो गया एसएचएम वाले पार्टिकल का जनरल इक्वेशन, ये हो गया, आंसर हो गया। तो पॉइंट ये है हमारा कि जनरल इक्वेशन कुछ इसी तरह का दिखेगा, इसी तरह का दिखेगा। अब इसमें यहां क्या लिखना है, एम्पलीट्यूड कितना है, वो क्वेश्चन में बताया जाएगा, तब ना लिखोगे। यहां क्या होना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो किसी न किसी तरह से क्वेश्चन में बताया होगा। कभी कभी ऐसे भी लिख देगा कि इसको आधा चक्कर लगाने में इतना समय लगा, तो उससे हम समझेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे, अपना हिसाब लगाएंगे कि आधा चक्कर लगाने में इतना समय लगा है तो पूरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो उसको 2 पाई ओमेगा लिखा जाए, एंड सो ऑन। तो हम लोग को इस चैप्टर में यही सीखना होता है एक्चुअली, कि इक्वेशन तो इस तरह का होगा ही एसएचएम वाले पार्टिकल का, यहां क्या लिखा जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो कैसे पता करना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के इसकी वैल्यू क्या होगी वो कैसे पता किया जाए, यही सीखना होता है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। अभी के लिए तो बस जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है वो सीख रहे हैं, है ना। लेकिन नहीं, अभी ये जनरल इक्वेशन नहीं हुआ, एक छोटी सी चीज और है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे ना, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो चीज हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा एक, जिसको याद किया जाएगा। कौन सी छोटी सी चीज और बची, थोड़ा सा बताते हैं। देखो, ये यहां से घूमना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया। अच्छा, एक बात और, हम जो इक्वेशन वगैरह सब डिराइव कर रहे हैं उसके लिए हमने यहां से लिया था ना कि यहां से चलना शुरू किया और यहां से ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, यहां से शुरू करके और ऐसे घूम रहा है, तब ना इतना लिखे थे फॉर्मूला और जो भी है। कोई कहे कि सर हम ऐसे ले लेते, उल्टा ले लेते, या यहां से शुरू करते और ऐसे ऐसे घूमते, तो भी तो प्रोजेक्शन एसएचएम करता, सही बात है, तो भी करता, लेकिन फिर इक्वेशन कुछ डिफरेंट नहीं आती, थोड़ी सी डिफरेंट आती ना, है कि नहीं। वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। कोई कहे यहां से हम लेंगे तो टी टाइम में यहां से ओमेगा टी चला, नहीं तो ओमेगा टी एंगल चला, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आर कॉस ओमेगा टी, नहीं तो ये जो प्रोजेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस ओमेगा टी होता, और क्या, फिर सॉल्व करते तो कुछ आता नहीं। एक्स का वैल्यू यहां जो इतना ले रहे हैं हम लोग, इसके लिए ले रहे हैं। पॉइंट मेरा ये है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम लोग जितना भी फॉर्मूला अभी के बाद सब लिखने जा रहे हैं वो इसी मोशन के लिए लिखने जा रहे हैं, है ना। तो जब ये फॉर्मूला ये सब जो हम लोग यूज कर रहे होंगे क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन करते समय जब अपना सर्कल हम लोग इमेजिन किया जाएगा
तो उसमें ऐसे ही चलाया जाएगा। ये नहीं कि इक्वेशन तो ये इस तरह से डिराइव कर लिए यहां से चला के, और जब क्वेश्चन सॉल्व करने चले तो यहां से चला के सॉल्व कर रहे हैं, तो गलत नहीं हो जाएगा, है ना? गलत हो जाएगा ना। या तो यहीं से चलाना शुरू किए होते, इक्वेशन अपना इक्वेशन डिराइव किए होते और सारे आगे के फॉर्मूले इसके लिए डिराइव किए होते, तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहां से चलने का, है ना? यहां से चला तो टी टाइम में कब पहुंचा, कहां पहुंचा, वो लिखा है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर सर्कल पे इधर चला देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, तो वो सब गलतियां नहीं करना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हाँ, जब भी क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो यहीं से सोचेंगे, यहां से चला। चलिए, अच्छा, मोशन यहां से शुरू हुआ यूसीएम वाले पार्टिकल का और ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन मोशन कब से शुरू हुआ और ऑब्जर्वेशन कब से शुरू हुआ, ये कई बार अलग अलग होता है ना। मोशन शुरू कब हुआ और ऑब्जर्वेशन कब से शुरू, ऑब्वियसली अलग अलग हो सकता है ना। मान लीजिए वही है कि एक पेंडुलम है, उसको चला के यहां से छोड़ दें, ऑसिलेट कर रहा है, और बाहर से आपको अंदर भेजा जाए रूम में कि जाओ रूम में देखो एक ऑसिलेशन हो रहा है, उसको लिखना कि टी किस टाइम पर कहां पहुंचा पार्टिकल, मान लीजिए ऐसा लिखना। तो जब आप आए देखने के लिए तो वो कहीं भी हो सकता है यहां पे हो, या यहां हो इधर जा रहा हो, या यहां हो लौट रहा हो, नहीं कहीं भी हो सकता है। तो मोशन कब से शुरू हुआ तो आपको पता भी नहीं कब से शुरू हुआ, तो आप तो वहीं से लिखना शुरू करोगे ना अपना डेटा, जहां से आपने देखना शुरू किया, तो उसी को t = 0 बोलोगे जहां से आपने देखना शुरू किया। तो t = 0 क्या होता है, जब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, है ना। तो अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहीं से मोशन शुरू हुआ था और यहीं से ऑब्जर्वेशन शुरू करके अपना स्टडी करके इतना लिख दिया इक्वेशन, नहीं। और जनरलाइज सोचा जाए अगर इस बात को, तो ऑब्जर्वेशन हो सकता है थोड़ी देर बाद शुरू हुआ हो, है ना। देखो अपना सर्कल वही है, थोड़ा सा हम साफ कर दिए डायग्राम बस, और मोशन यहां से शुरू हुआ था, ये ऐसे चलना शुरू किया था कांस्टेंट, ये यूसीएम कर रहा था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, इसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा था, और उसके प्रोजेक्शन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं हम टाइम के फंक्शन में कहां पहुंचा। और जब ये थोड़ा आगे आ चुका था, यहां तक पहुंच चुका था, इतना एंगल फाई एंगल आगे आ चुका था, तब से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। मान लीजिए ऐसा है, तो जहां से ऑब्जर्वेशन शुरू होता है उसी को t = 0 बोलते हैं। तो कोई बोले टी टाइम पर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, तो टी टाइम पर, यहां से टी टाइम बीतने पर ओमेगा टी एंगल चला जाएगा, तो इस समय इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आर, और ये चीज ना आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां जो लिखे थे आर साइन ओमेगा टी, तो क्या होना चाहिए, आर साइन ऑफ एंगल के अंदर ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, यही तो अंतर आएगा। नहीं, बाकी वही चीज कॉस ऑफ, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई होगा, और ये चीज वही चीज है। तो जनरल इक्वेशन क्या हो गया अब फाइनली, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ ए होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा, ये इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर तक पार्टिकल गया, अभी लिखवा देंगे। ओमेगा क्या है, तो यूसीएम वाले पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेकिन क्वेश्चन में तो यूसीएम का नाम भी नहीं लेगा। उसको क्या मतलब कि आप, ये तो हमारे सॉल्व करने का ट्रिक है ना, कि हम सर्कल बनाए यूसीएम सोच रहे हैं, ये तो हमारा ट्रिक है। क्वेश्चन बनाने वाले को इससे क्या मतलब, क्वेश्चन बनाने तो एसएचएम पूछ रहा है आपसे, तो कहेगा कि एसएचएम में ओमेगा क्या चीज है, तो एसएचएम में इसका नाम रखा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। नाम हम लोग को ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में कभी कभी नाम देके बोल देता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना था, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, है ना, कितना एंगल पर सेकेंड, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। ओमेगा हो गया, टी हो गया प्लस फाई, फाई क्या है, थोड़ा उस पर भी बात किया जाएगा, है ना। फाई वैसे किस बात पे डिपेंड कर रहा है फाई, कि ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन कब से शुरू किया, नहीं उस समय भी कुछ एंगल पहले से था ना, तो उसको फाई कहते हैं। तो अभी लिखा जाएगा हम लोग कि ये सब क्या क्या है, चलिए लिखा जाए। जनरल इक्वेशन ये हो गया, घेरा बना लीजिए, इसको याद करना होगा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसमें एक एक करके सब लिखा जाए तो क्या क्या है, लिखिए पहले कैपिटल ए क्या है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन,
और फुल स्टॉप करके लिखिए कि क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो कहते हैं मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। लिखिए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर तक जाता है, तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओमेगा लिख दीजिए क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये हो गया। अब देखिए एक चीज देखिए, ये जो चीज लिखा है ना ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो एंगल है साइन के बाद, साइन के अंदर ब्रैकेट में जो लिखा है वो तो एंगल है ना, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई। तो जो एंगल लिखा हुआ है उसका एक नाम है, उसको बुलाते हैं कि ये ऑसिलेशन का फेज लिखा हुआ है, PHASE फेज। तो पहले फेज समझते हैं क्या है। तो देखो कोई भी चीज अगर पीरियोडिक हो, है ना, फिक्स टाइम पीरियड पे रिपीट हो रही हो बार बार, साइक्लिक प्रोसेस हो कोई, है ना, साइक्लिक प्रोसेस, तो उसके फेजेस की बात होती है कि वो प्रोसेस अपने मोशन के कौन से फेज में है। फेजेस की बात, जैसे ना मून के फेजेस की बात होती है कि मून अपना साइकिल के कौन से फेज में है। मून का साइकिल होता है ना, बढ़ता है, फिर फुल मून होता है, घटता है और बढ़ता घटता रहता है, साइकिल होता है उसका। तो वो अपने साइकिल के कौन से फेज में है, मून के फेजेस की बात होती है ना। तो कोई भी प्रोसेस जब साइक्लिक होता है तो उसके फेजेस की बात होती है कि अपने साइकिल के कौन से हिस्से में, कौन से फेज में है। नहीं, लाइफ के फेजेस की बात होती है कि कोई पर्सन है, वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, चाइल्ड एज है, फिर यूथ है, फिर मिडिल एज है, ओल्ड एज है, ऐसे होते हैं ना। तो वो फेजेस हैं, फेजेस की बात होती है, कौन से अपने लाइफ के कौन से फेज में है वो, कि वो अभी चाइल्ड एज में है या यूथ है या क्या है। नहीं, फेजेस हैं वो। तो फेज को हिंदी में अगर देखा जाए उसका ट्रांसलेशन, तो वो होता है अवस्था ना, कि उसके प्रोसेस के, उसके साइकिल के कौन से अवस्था में है, नहीं, कौन से फेज में है। तो फेजेस में बांट दिया जाता है उसको, जो प्रोसेस कैसा हो, साइक्लिक हो। वैसे ही ऑसिलेशन ये जो हो रहा है SHM, ये भी साइक्लिक है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसके भी फेजेस होते हैं। या इसको बोले जो UCM कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके भी फेजेस हैं, है कि नहीं। मान लो UCM वाला पार्टिकल यहां से यहां तक आया है, जिस समय यहां से चलना शुरू किया और यहां तक पहुंचा, तो बोलेंगे कि वो अपने साइकिल का 1/4 हिस्सा कवर कर चुका है ना। तो ये जो एंगल कवर किया है, इस एंगल से ही पता चल रहा है कि वो अपने साइकिल का कितना हिस्सा कवर कर चुका है। जैसे कोई कहे यहां से 60 डिग्री एंगल चला है, तो मतलब अपने पूरे साइकिल का 1/6 एंगल कवर कर चुका है। कोई कहे 45 डिग्री एंगल चला है, तो इसका मतलब अपने साइकिल का 1/8 पार्ट कवर कर चुका है। मतलब ये जो एंगल है यही बताता है कि कोई साइक्लिक, ये जो UCM कर रहा है वो अपने साइकिल का कितना हिस्सा कवर कर चुका है, मतलब वही फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही एंगल है ना। इसीलिए ये जो एंगल वाला टर्म है ना, यहां पर ये एंगल वाला टर्म ओमेगा टी प्लस फाई, इसको कहा गया ये फेज ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एट टाइम टी टाइम पर इतना फेज है ना। यही एंगल ही तो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइकिल के कौन से हिस्से में पहुंचा है वो, है कि नहीं। कोई कहे कि ये एंगल हो गया है, मान लीजिए कि 180 डिग्रीज, तो इसका क्या मतलब, आधा साइकिल हो चुका है, उसका फेज पता चल गया ना एंगल से, तो इसीलिए इसी एंगल को फेज बुलाते हैं। अच्छा, ये टी टाइम पर फेज है। देखो टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा ये एंगल बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो ये फेज तो बता रहा है ये एंगल, लेकिन कब का, टी टाइम पर। कोई कहे कि इनिशियल फेज कितना है, मतलब t इक्वल टू 0 पर फेज कितना है, यहां t इक्वल टू 0 पुट करें अगर, तो फेज, ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, फाई। तो जो फाई है उसको बोलते हैं ये इनिशियल एंगल है या इनिशियल फेज है ना। चलिए लिखा जाए, यहां नीचे लिखा जाए, हम लोग लिख रहे थे ना ए क्या है लिख चुके, ओमेगा क्या है लिख चुके, नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, लिखे नीचे ओमेगा टी प्लस फाई। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज है फेज ऑफ ऑसिलेशन एट टाइम टी टाइम पर ऑसिलेशन का फेज है ये। और अब नीचे लिखिए कि फाई क्या है, फाई क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, या ऐसे बोले फेज ऑफ ऑसिलेशन एट t इक्वल टू 0, है ना, इनिशियल फेज कहलाता है। चलिए अच्छा, तो ये कुछ बातें हो गई,
कि जनरल इक्वेशन कैसा होता है और जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये क्वांटिटीज क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। क्वेश्चंस में यही तीनों चीजें बस पता करनी होती हैं इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हर जगह या तो ए पता करना होगा, या ओमेगा पता करना होगा, या फाई पता करना होगा। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे, है ना। तो यही पता कर लेंगे तो इक्वेशन ही मिल गया, एक्स मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, एक्सेलरेशन एज ए सब मिल जाएगा। तो इन पर हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कहां तक जाके लौटा, वो क्वेश्चन में कुछ इसके बारे में दिया होगा, या आगे चल के जो हम लोग और इक्वेशंस सीखेंगे उनमें से कोई इक्वेशन में ए आता है तो उस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें से ए पता कर सकते हैं। इसके लिए फाई के लिए क्वेश्चन में कुछ बताया होगा कि इनिशियली देखा गया तो पार्टिकल कहां पर था। ये एसएचएम वाले पार्टिकल के बारे में ही क्वेश्चन में बोलेगा, ये तो हमको इमेजिन करना होगा। एसएचएम वाला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां था, तो उस बेसिस पे फाई पता करना होगा। और ये जो है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड 2 बाई ओमेगा, है ना, वो भी तो ओमेगा सही आएगा। ये पता करने के ऊपर वो लंबा कहानी है, हम लोग उसमें सीखा जाएगा। कुछ तरीके हैं, है ना, ओमेगा पता करने के। क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा तो ओमेगा कैसे पता करते हैं, वो सब आगे चल के पढ़ाई है इसी चैप्टर में, वो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग सबसे पहले फाई से बात शुरू करने वाले हैं कि फाई कैसे पता चलता है ना। क्वेश्चंस करेंगे कुछ। चले मान लीजिए ऐसा दिया जाए, क्वेश्चन लिखिए, जरा लिखिए कॉपी में कि ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट ओरिजिन with an amplitude A and angular frequency omega। ये क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए, फुल स्टॉप। आगे लिखिए राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ एट t इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अब पार्ट्स लिख रहे हैं। पहला पार्ट, पार्टिकल वॉज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, particle was at its mean position and was moving towards negative x, है ना। बस लिखते जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। 2 हो गया। तीसरा लिखिए, particle was at its negative extreme। 3 हो गए। पहले ये तीनों सॉल्व करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए, अच्छा, तो हमसे कहा गया कि एक पार्टिकल है वो ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। हमको उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो हमको पता है कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा बनने वाला है, कुछ इसी तरह का होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो ये ए और ओमेगा गिवन है, तो ये तो हो ही गया। बस फाई पता करना है हमको कि क्या होगा। बोला है कि t इक्वल टू 0 पे पहला पार्ट में कहा है कि पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, आगे पीछे जा रहा था, तो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था t इक्वल टू 0 पर। ये कहा हुआ है, जब देखना शुरू किए पहली बार तो यहां पर था। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, चले देखते हैं। हम अपना सर्कल वाला बात को ध्यान रखा जाएगा ना, कि ये किसी न किसी यूसीएम करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन है। तो पहले यूसीएम वाला पार्टिकल कैसा चल रहा होगा देखा जाए। वो यहां से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। यहां से चलना शुरू किया है और ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, कुछ ओमेगा होगा उसका, वही ओमेगा ये होगा जो यहां है ना। हम लोग इक्वेशन में वही ओमेगा यहां आता था ना, तो इतने ही ओमेगा से घूम रहा होगा। चलिए, t इक्वल टू 0 पे देखा गया कि इसका जो परछाई है वो यहां पर है, मतलब ये भी यहां पर होगा ना, यहां पर। तो t इक्वल टू 0 जब देखना शुरू किए तो ये सर्कल वाला जो पार्टिकल है वो यहां पर था, मतलब ऑलरेडी कितना एंगल चल चुका है, 90 डिग्रीज। तो t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब फेज 90 डिग्री होना चाहिए, वही तो इनिशियल फेज होता है फाई। तो फाई 90 डिग्री होना चाहिए इसका मतलब। तो आंसर हो गया क्या, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज, या π/2 लिख दे। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का, है ना, बड़ा आसान होता है। दूसरा
कहा गया कि इनिशियली देखा गया तो जो एसएचएम वाला पार्टिकल है वो अपने मेन पोजीशन पे था और नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा था t इक्वल टू 0 पर। तो अब सोचें कि अगर ऐसा है तो ये वाला पार्टिकल उस समय कहां रहा होगा? क्या यहीं होगा क्या? नहीं, यहां होता और ऐसे जा रहा होता तो इसका प्रोजेक्शन इधर जा रहा होता। तो जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो इधर जा रहा था t इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब ये यहां नहीं, यहां से आके यहां तक आ चुका होगा ये वाला और ऐसे जा रहा होगा, तभी ना ये पीछे जा रहा है कि नहीं? तो t इक्वल टू 0 पे ये यहां रहा होगा। इसका मतलब अगर यहां से शुरू किया और यहां तक आ चुका है तो 180 डिग्री चल चुका है इसका मतलब। तो यहां फाई का इनिशियल फेज कितना हो गया? 180 डिग्रीज, है ना? तो आंसर क्या हो गया? a sin ओमेगा t प्लस 180 डिग्रीज, ये आंसर हो गया, है ना? तो सोचो कितना आसान हो जाएगा। यही चीज बस सर्कल इमेजिन कर लेना है कि सर्कल वाला पार्टिकल कहां पहुंच चुका है। इसी के थर्ड पार्ट में कहा गया कि t इक्वल टू 0 पे एसएचएम वाला पार्टिकल यहां पर था, नेगेटिव एक्सट्रीम पे था। तो एक बार सोचा जाए वहां पहुंच चुका है तो ये सर्कल वाला पार्टिकल कहां पहुंचा होगा? तो ये यहां से यहां आके इधर जाएगा तो लौटेगा, फिर ये यहां पहुंचेगा तो यहां, मतलब सर्कल वाला पार्टिकल यहां आ चुका होगा। तो कितना एंगल चल चुका होगा? 3π/2। तो थर्ड वाले में इनिशियल फेज हो गया 3π/2। तो a sin ओमेगा t प्लस 3π/2, ये आंसर हो गया, है कि नहीं? तो इस तरीके से इनिशियल फेज अगर पता हो, बता दे कि नहीं, इनिशियल फेज पूछा जाए, बता दे कि इनिशियली देखा गया तो कहां पर था, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका इनिशियल एंगल या इनिशियल फेज कितना था। तो वो पता करके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, है कि नहीं? तो अभी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से फिर से शुरू किया जाएगा कि इनिशियल फेज पे और कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, केवल इस पे फोकस करेंगे। फिर आगे चल के इस पर और इस पर भी बात किया जाएगा कि कैसे पता करते हैं गिवन कंडीशंस के हिसाब से। चलिए, अच्छा, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। अगले लेक्चर में और बात इस पर किया जाएगा।